18वीं शताब्दी का भारत है। मुगल साम्राज्य के पतन की बात करेंगे इसमें, इस चैप्टर में मुगल साम्राज्य का पतन। तो पतन के कारणों में पॉइंट लिख लो। पतन का कारण क्या रहा है? एक तो हमने बता दिया औरंगजेब की नीतियां। औरंगजेब की नीति जिम्मेदार रही है इसके लिए, क्योंकि इनकी जो नीति रही है, जो आधार स्तंभ माने जाते थे मुगल साम्राज्य के, उनको इन्होंने नाराज कर रखा था, राजपूतों को खास करके, कट्टरता के चलते ऐसा हुआ था। लेकिन ये बात नहीं भूलना हमको कि अकबर के शासनकाल से कहीं ज्यादा हिंदू इनके दरबार में रहते थे, इनकी सेना में थे, भर्ती हुए थे। कुछ भी रहा, इन्हीं के समय में मराठे भी नाराज हुए, जाट, सिख, ये सब लोग भी नाराज हुए। जाटों का जो विद्रोह देखा जाता है मथुरा और आगरा के क्षेत्र में, वो औरंगजेब के समय में ही देखा जाता है। एक तो औरंगजेब की नीति इसके लिए जिम्मेदार रही। दूसरा क्या कारण रहा है? उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का युद्ध। औरंगजेब को जब गद्दी पकड़नी थी तो उस समय भी उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया था, और इन्होंने अपने भाइयों से ही युद्ध लड़े, शाही सेना के साथ भी युद्ध लड़ा इन्होंने, अपने भाइयों को धोखा देके भी मारा था इन्होंने। जैसे जो बंगाल का सूजा था, बंगाल का जो सूजा था, थोड़ा सा वो पार्टी वार्टी टाइप का व्यक्ति था। उनको पार्टी अरेंजमेंट करवाया उन्होंने, और पार्टी अरेंजमेंट करवा के उन्होंने उनको शराब पिलवा दी, शराब पिला के उनको मारा था। मुराद के साथ युद्ध भी लड़े मिलके। पहले इन सबने मिलके शाही सेना को हराया, दारा सिखों को हराए, उसके बाद ये आपस में सब लड़े। अंततः औरंगजेब अपनी गद्दी को प्राप्त ही किए। लेकिन यहां पे जो उत्तराधिकार के युद्ध की बात है, वो उसने थोड़ा सा दरबारी षड्यंत्र को हवा दी थी उस समय। लेकिन औरंगजेब क्योंकि मजबूत स्थिति में थे, तो वो उस हवा को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिए, वो रोक के रखे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब ये दरबारी षड्यंत्र हद से आगे बढ़ा, उस समय दो नाम बड़े फेमस हुए थे। नाम सुना होगा आप लोगों ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद की बात है, सैयद बंधु। इन दोनों को राजा बनाने वाला बोला जाता था, किंग मेकर। ये दोनों भाई जो थे ना, वो किंग मेकर थे, किंग मेकर के रूप में सामने आते हैं। बाद में दोनों भाई मारे जाते हैं, अकेले अकेले करके मारे जाते हैं। तो उत्तराधिकार का युद्ध ने बता दिया कि दरबारी षड्यंत्र कैसे चल रहा है, इनके आपसी मतभेद कैसे कैसे हैं। ठीक है। तीसरा जो कारण रहा है, औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर उत्तराधिकारी थे उनके, कमजोर उत्तराधिकारी। एक का नाम सुना होगा, शाह आलम द्वितीय, अली गौहर जिसको बोलते हैं। वो अली गौहर जो दिल्ली का शासक हुआ करता है, वो कभी इलाहाबाद से दिल्ली गया ही नहीं, कभी दिल्ली के लाल किला में प्रवेश ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अपने एक मंत्री के चलते कभी दिल्ली नहीं गया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि शाह आलम द्वितीय दिल्ली भले कभी नहीं गया, लेकिन बिहार में वो अपने मुगल साम्राज्य को स्थापित करने में जोर शोर से लगा हुआ था। बक्सर का युद्ध भी लड़ा, हारा, समझौता हुआ, है ना। कमजोर उत्तराधिकारी। फिर खजाने की बात करें, शाही खजाना भी क्या हुआ था? खाली हुआ था। शासन चलाने के लिए भंडार का होना जरूरी है, क्योंकि बिना उसके शासन क्या, साइकिल नहीं चला सकते कोई है। जेब में पैसे नहीं होगा तो पंचर बनवा सकते हो क्या? फ्री में तो कोई नहीं बनाएगा। शाही खजाना खाली क्यों हुआ? उसका कुछ कारण यह रहा है कि जिस शासक ने अपना समर्थन जुटाने का प्रयास किया, उसने जरूर दिया किसी को कुछ न कुछ। आज के समय में भी जैसे देखो, बिना हेलमेट के जा रहे थे, पुलिस वाले पकड़ लिए, चालान कटेगा 700 का, नहीं तो फिर 200 रुपये 100 रुपये दे दो। सेम कंडीशन उस समय रही। समर्थन जुटाना जरूरी था, क्योंकि बिना समर्थन जुटाए शासन स्थापित करना आसान भी नहीं था। ठीक है। बाकी कई सारे निर्माण कार्य हुए। शाहजहां के समय में ही देखेंगे, लाल किला बनवाया गया, ताजमहल बनवाया गया। ठीक है। फिर इसके बाद आक्रमण भी होते हैं, बाहरी आक्रमण। जो बाहरी आक्रमण है, उसमें जैसे दो आक्रमण तो इंपॉर्टेंट है, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह का। बात समझ रहे ना? ठीक है।
आक्रमण हुआ, अफगान आक्रमण खास करके बोल सकते हैं, अफगान आक्रमण रहा ये, इसको हम अफगान आक्रमण के रूप में बोल सकते हैं। इसने साम्राज्य की स्थिरता को अस्थिरता में बदल दिया था इस आक्रमण ने। फिर कई नए नए साम्राज्यों का उदय भी तो हो रहा है, नए राज्यों का उदय, नए राज्यों का उदय भी, बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे नए नए राज्य बन रहे हैं। उन्हीं के अपने विश्वास पात्र हैं वो सब, वही लोग अपना शासन स्थापित करने में लग गए हैं। हैदराबाद में निजाम, अवध में बुरहानुल मुल्क, है ना। ये भी एक कारण है। अब वो लोग अपनी आकांक्षाएं व्यक्त कर रहे हैं, हमको करना है शासन, हम राजा बनेंगे। इसके अलावा जो क्षेत्रीय शक्तियां रहीं, मराठे, इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए मराठे भी तैयार हो गए कि दिल्ली तो हमको चलना है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने का सपना उन्होंने भी सजो रखा था अपने दिमाग में कि हमको भी गद्दी संभाल लेनी हर हालत में, जिसके लिए लड़ाई भी लड़े वो लोग। ठीक है, तो क्षेत्रीय शक्तियों ने भी क्या किया, इनको कमजोर किया। ठीक है, क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौतियां, ये कुछ चीजें रही। ओके, क्योंकि इनके जो उत्तराधिकारी थे कमजोर टाइप के थे, उतने सूझबूझ वाले नहीं थे। अब बंगाल का जो सूबेदार है, अवध का जो सूबेदार है, हैदराबाद का जो निजाम है, वो क्या करता है क्या नहीं करता, वो अपने हिसाब से शासन चला रहे हैं। बंगाल वाले ने फिर भी कुछ दिन तक वो राजस्व वजस्व देता रहा है बंगाल वाला, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को भी मजबूत करने में लगा हुआ है। जो अवध के नवाब हैं वो बाहरी लोगों से मिलकर साजिश कर रहे हैं मुगल साम्राज्य के खिलाफ। ठीक है, उन्हीं का उकसाया हुआ था, अवध के नवाब का ही उकसाया हुआ था कि दिल्ली में इतनी सारी मारकाट मची, मयूर सिंहासन तक चला गया, बेइज्जती करके गया था, हाथी घोड़ा पे खजाना लाद के लेके गया था, देश के बाहर चला गया खजाना पूरा। तो ये कुछ कारण रहे हैं जो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर पर अपने आते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन। तो महान मुगल साम्राज्य करीब 2 सदियों तक अपने समय के अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन हो गया। मुगल बादशाहों ने अपनी सत्ता और महिमा खो दी। उनका साम्राज्य दिल्ली के इर्द गिर्द ही कुछ वर्ग मील तक सीमित रह गया। किसका शासन, ऐसा एक प्रश्न मेरे ख्याल से आया हुआ है, निम्न में से किसके शासनकाल को दिल्ली से पालम तक के साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है? किसी को पता है क्या ये इसका उत्तर? दिल्ली से पालम, पालम है हवाई अड्डा दिल्ली में, आईजीआई जो है वो पालम में ही है। इतनी दूर तक बिखरा रह गया, बस इसके बाहर नहीं गया। ठीक है सर, मुगल साम्राज्य का ही। चलिए, अंत में 1803 में दिल्ली पर भी ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया और प्रतापी मुगल बादशाह एक विदेशी ताकत का पेंशन याफ्ता होकर रह गया था। 1803 से ही ऐसी स्थिति आ गई थी, उसके बाद का इंतजार नहीं था। साम्राज्य की एकता स्थिरता औरंगजेब के लंबे कठोर शासन के दौरान डगमगा गई। फिर भी उसकी अनेक नुकसानदेह नीतियों के बावजूद 1707 में उसकी मौत के समय मुगल प्रशासन काफी कुशल और मुगल फौज काफी ताकतवर थी। औरंगजेब की नीति चाहे जैसी रही हो, कठोर नीति रही हो या जैसी भी रही, लेकिन मुगलों की जो स्थिरता है, जो मुगलों का अपना प्रशासन है, उनकी जो फौज है, वो ताकतवर ही थी औरंगजेब की मृत्यु के समय तक। इसके अलावा देश में मुगल राजवंश की इज्जत भी कायम थी। औरंगजेब की मौत होने पर उसके 3 बेटों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी हुआ। 65 साल के थे जब बहादुर शाह गद्दी पर बैठते हैं। वह विद्वान, आत्मगौरव से परिपूर्ण और योग्य भी था। तो 65 वर्षीय जो आपके शासक हैं, बादशाह हैं, वो विद्वान भी हैं, आत्मगौरव से परिपूर्ण भी हैं और योग्य भी हैं। उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। किसने? बहादुर शाह ने। बहादुर शाह की नीतियां ही थी जिन्होंने मुगल साम्राज्य को थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका दिया था। मेल मिलाप की नीति अपनाई। इस बात के सबूत मिलते हैं कि औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी नीति और कदमों में से
कुछ को उसने बदल दिया। उसने क्या किया, हिंदू सरदार और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण रुख अपनाया था। औरंगजेब ऐसे नहीं थे, थोड़ी सी असहिष्णु प्रवृत्ति थी उनकी, औरंगजेब की। और ठीक है, चलिए, उसने उसके शासनकाल में मंदिरों को नष्ट नहीं किया गया, इसने मंदिरों को नष्ट नहीं किया। बहादुर शाह प्रथम मतलब अच्छा खासा शासक है, सीधा साधा है, सहिष्णुतावादी विचार रखता है। ठीक है, आरंभ में उसने आमेर मारवाड़ के राजपूत राज्यों पर पहले से अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की थी। शुरुआत में ऐसा किया उसने कि मारवाड़ पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था, कि इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बिठाने की और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। जय सिंह को हटा के किसको बैठा रहा है, तो विजय सिंह को बैठाया। कहां पे बैठाया, आमेर की गद्दी पर। अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर जो बैठे हुए मारवाड़ की गद्दी पर शासक हैं, उनको क्या किया, अपनी अधीनता स्वीकार करने की फिराक में लग गया। उसने आमेर जोधपुर शहरों में फौजी डेरा जमाने की कोशिश भी की। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आमेर और जोधपुर में अपनी फौजी डेरा जमाने की कोशिश किस शासक ने की थी, तो बहादुर शाह का नाम आना चाहिए आपके दिमाग में। किंतु इसका कड़ा प्रतिरोध हुआ, शायद इसी वजह से उसने अपनी गलत कार्रवाइयों का एहसास हुआ उसे, और उसने दोनों राज्यों से तुरंत ही समझौता कर लिया। वैसे समझौता उदारतापूर्ण नहीं था। राजा जय सिंह और राजा अजीत सिंह को अपने राज्य तो फिर से मिल गए, परंतु उच्च मंसूबों और मालवा गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों के सूबेदारों के ओहदों की उनकी मांग नहीं मानी गई। याद रखना, समझौता हुआ है, और हमेशा जो समझौता होता ना, बराबर में होता है। कुछ बातें इनकी मानी जाएंगी, कुछ उनकी मानी जाएंगी, एक दूसरे की बातें मानी ही जाती हैं। लेकिन यहां पे क्या हुआ, थोड़ा सा उल्टा हुआ है। जय सिंह और अजीत सिंह को ठीक है, उनकी अपनी गद्दी मिल गई, अपना शासन संभाले, उनको सत्ता मिल गई है, लेकिन वो उनके जो आपस के मतलब आस पड़ोस के जो क्या बोलते हैं, मालवा है, गुजरात जैसा एरिया है, यहाँ के जो सूबेदार के ओहदे थे, उनकी भी डिमांड इन्होंने की थी, लेकिन उस डिमांड को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, मराठा सरदारों पर तो उसकी नीति ऊपरी तौर पर ही मेल मिलाप की थी। मराठा के ऊपर उसने उन्हें दक्कन की सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया, मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया। मराठों को किसका अधिकार मिला है, सरदेशमुखी का। सरदेशमुखी का अधिकार मराठों को मिल गया, लेकिन चौथ का अधिकार उन्हें नहीं प्रदान किया गया। अब बात हो रही है, चौथ और सरदेशमुखी क्या है, कोई बताएगा चौथ और सरदेशमुखी क्या होते हैं, ये लिख लेना। इसलिए वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। बहादुर शाह ने साहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना। बहादुर शाह ने साहू को विधिवत राजा भी नहीं माना। इस प्रकार उसने मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने को छोड़ दिया। ताराबाई का एक छोटा सा पुत्र है, जिसके संरक्षक के तौर पे ये शासन संभाल रही हैं, है ना। और साहू को मुगलों की कैद से कौन आजाद कराया था, बहादुर शाह के समय में ही आजाद हुए थे साहू, है ना, पता है कि नहीं आप लोगों को, इन्हीं के समय में आजाद हुए थे। उधर ताराबाई का शासन चल रहा, दोनों में लड़ाई, मतलब दोनों को अपने आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। नतीजा क्या होता है कि साहू और मराठा सरदार असंतुष्ट रहे, दक्कन अव्यवस्था का शिकार बना रहा। बहादुर शाह के समय में भी ऐसा रहा है। जब तक मराठा सरदार आपस में और मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ते रहे, तब तक शांति और व्यवस्था फिर से कायम नहीं हो सकी। मतलब यह भी एक कारण हो सकता है उसमें। ठीक है, बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए, परंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने पंजाब में बगावत का झंडा बुलंद किया और बादशाह ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला भी किया। तो एक सवाल तो यह भी पता हो गया हमको कि बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिख सरदारों ने बगावत का झंडा किसके शासनकाल में बुलंद किया, तो उस शासक का नाम है बहादुर शाह। यह पता हो गया। दूसरी बात पता हो गई कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जिस समय हुई थी, उस समय मुगल शासक कौन था, तो उस समय मुगल शासक है बहादुर शाह। दूसरी बात यह भी पता हो गई, है ना, बात सही है। विद्रोहियों ने जल्द ही सतलज यमुना के बीच के लगभग सारे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस प्रकार ये दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में पहुंच गए, सतलज और यमुना के बीच में आ गए। यदि बहादुर बादशाह लौहगढ़ और अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर कब्जा जमाने में सफल भी हुआ। बादशाह क्या किया, लौहगढ़ पर कब्जा जमाया, लौहगढ़ पर कब्जा हुआ, कब्जा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। दबाया नहीं जा सका, सिखों को पूरी तरह से नहीं दबाया गया है, याद रखना, सिखों को पूरी तरह से नहीं दबाया गया है।
1712 में उन्होंने लोहगढ़ वापस ले भी लिया। लोहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया था। लोहगढ़ का किला किसने स्थापित किया था? तो आपके दिमाग में आ सकता है कोई मुगल शासक के नाम, बंदा बहादुर का नाम, या किसी ऐसे का नाम याद आ सकता है, लेकिन इसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे ये ना, याद रखना। अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय के तराई में उन्होंने बनवाया था। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया और छत्रसाल एक निष्ठावान सामंत बना रहा। बादशाह ने जाट सरदार चूरामन से भी दोस्ती की। चूरामन से दोस्ती की। चूरामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ भी दिया। चूरामन कौन है? जाट सरदार हैं, ठीक है, जाट सरदार हैं जो जाटों का विद्रोह औरंगजेब के समय में हुआ था, उसके नेता भी रहे, ठीक है ना। तो बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ किसने दिया है? तो चूरामन ने दिया। बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन की हालत और भी खराब हुई। बादशाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने, पदोन्नति करने के फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी खराब हो गई थी। इन्होंने खूब दोनों हाथ से लुटाए, जागीरें दी, खुश करने के लिए, अपना समर्थन जुटाने के लिए इन्होंने किया ऐसा। शाही खजाना 1707 में करीब 13 करोड़ रुपए की रकम ही रह गई थी। उसके शासनकाल में शाही खजाना जो कुछ भी रकम बची थी वो खत्म हो गई। साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा था उनका समाधान बहादुर शाह टटोल ही रहा था। समय मिलता तो शायद वो शाही किस्मत को फिर जगा पाता। दुर्भाग्यवश 1712 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हुई और साम्राज्य फिर से गृह युद्ध में फंस गया, ठीक है। इस गृह युद्ध और बाद के उत्तराधिकार संबंधी लड़ाइयों के दौरान मुगल राजनीति में एक नया तत्व आ गया। पहले सत्ता के लिए संघर्ष सिर्फ शाहजहादों के बीच होते थे। सामंत प्रत्याशियों को गद्दी हथियाने में मदद देते थे, परंतु अब महत्वाकांक्षी सामंत सत्ता के सीधे दावेदार बन गए थे। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार के मसले सामने आते हैं उसमें दो चीजें। पहले का जो उत्तराधिकार होता था उसमें क्या मामला था कि जो इनके सामंत होते थे, इनके जो सामंत थे बहादुर शाह से पहले वाली स्थिति, सॉरी उनकी मृत्यु से पहले वाली स्थिति, इनके सामंत गद्दी को हथियाने में मदद करते थे। लेकिन जब बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? सामंत खुद गद्दी के दावेदार बनने लग गए कि अब हमें भी गद्दी चाहिए। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद ये वाली कंडीशन बन गई। अगर मान लीजिए तो गद्दी के दावेदार बनने लगे, बात तो सही है। इसका मतलब है ये चारों के चारों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, है ना। 65 वर्षीय मुगल बादशाह योग्य था, नो डाउट। साम्राज्य में जो औरंगजेब के शासनकाल से जो असंतोष फैला पड़ा था उसको इसने संभालने की कोशिश भी की, अच्छी बात रही। इसने मेल मिलाप के तौर तरीके इसने अपनाए, चाहे जाटों से हो, चाहे बुंदेला से हो, या मालवा से हो, गुजरात से हो, या राजपूतों से हो, सिखों से हो। जागीरें इसने प्रदान भी की सबको अच्छे तरीके से, खजाना खाली हो गया। इसके साथ साथ इसकी मृत्यु से पहले की जो स्थिति होती थी कि उत्तराधिकार में इनके सामंत जो होते थे गद्दी हथियाने में मदद कर रहे थे, इसकी मृत्यु के बाद वही सामंत गद्दी के दावेदार बनने के लिए अब कवायद कर रहे हैं, गद्दी के दावेदार बनने लग गए हैं। ये चार चीजें तो हमको पता होनी चाहिए, एग्जाम में कैसे भी पूछा जाए ये चार चीजें तो हम कहीं नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए, परंतु महत्वाकांक्षी सामंत सत्ता के सीधे दावेदार बन गए। गद्दी हथियाने के लिए शहजादों का इस्तेमाल वे महज कठपुतली के रूप में करने लगे थे। इस समय वो दो भाइयों का नाम नहीं बोलना है, सैयद बंधुओं का। बहादुर शाह की मौत के बाद जो गृह युद्ध हुआ उसमें उसका एक कम काबिल बेटा जहांदार शाह विजयी रहा, क्योंकि उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां का समर्थन प्राप्त था। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह बैठते हैं गद्दी पर, जुल्फिकार खां की मदद से बैठते हैं गद्दी पर। सामंत थे ये भी मुगलों के। जहांदार एक कमजोर और पतित शहजादा था, उसने सद्व्यवहार, बड़प्पा, शिष्टाचार की कमी थी उसमें। ये सारी चीजें उसके डिक्शनरी में नहीं रही होंगी, हो सकता है। जहांदार के शासनकाल में प्रशासन व्यवस्था अत्यंत योग्य और कर्मठ जुल्फिकार के हाथ में ही रहा। जुल्फिकार वजीर बन गया, सामंत था वजीर बन गया है जुल्फिकार खां। उसका ख्याल था कि दरबार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने, साम्राज्य को बचाने के लिए जरूरी है कि राजपूत राजाओं, मराठा सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए जाएं तथा हिंदू सरदारों के साथ आमतौर से मेल मिलाप हो। इसलिए उसने तेजी से औरंगजेब की नीतियां बदल दी, जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर किसने समाप्त किया? जहांदार शाह ने समाप्त किया है, खत्म कर दिया, है ना, ध्यान रखना।
जजिया को समाप्त किया। आमेर के जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दे दी। उन्हें मालवा का सूबेदार भी बना दिया गया। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई। गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। आमेर के राजा जयसिंह को क्या किया गया? मिर्जा राजा सवाई जयसिंह की पदवी दी गई। मालवा का सूबेदार दिया गया। मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे उनको महाराजा बनाया गया और गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। यह सारा काम हो रहा है किसके समय में? जहांदार शाह के समय में। जुल्फिकार खान ने पहले की उस गैर सरकारी व्यवस्था की पुष्टि कर दी जो दक्कन में उसके सहायक दाऊद खां पन्नी ने 1711 मराठा राजा शाहू के साथ में की थी। इस व्यवस्था के अनुसार मराठा शासक को दक्कन की चौथ वहां के सरदेश की शर्त पर दे दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे, फिर मराठा अधिकारी को दे देंगे। जुल्फिकार खान ने यह बात की है समझौता वाली, क्योंकि बहादुर शाह के समय में सरदेश मुखी मिलती थी, चौथ नहीं मिलता था मराठों को। जहांदार शाह का समय आता है, जुल्फिकार बनते हैं वजीर और जुल्फिकार का मानना है कि अगर हमको शासन अच्छा चलाना है तो भैया हमको थोड़ा सा अच्छा खासा संबंध रखना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? अच्छा खासा संबंध रखने के चक्कर में मराठों के साथ समझौता किया और मराठों को चौथ सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार तक दे दिया, लेकिन बोल दिया कि भाई ये सारी की सारी वसूली करेंगे मुगल अधिकारी, फिर बाद में आपको दे देंगे। इस शर्त पर चौथ और सरदेश मुखी मराठों को मिली थी। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए, जुल्फिकार खान ने चूरामन, जाट, छत्रसाल, बुंदेला के साथ भी मेल मिलाप कर लिया। केवल बंदा और सिखों के प्रति उसने दमन की नीति जारी रखी। चारों तरफ से इसने सुख समृद्धि फैलाने की कोशिश की। चारों तरफ इन्होंने अपना संबंध अच्छा किया, लेकिन सिखों के साथ, बंदा बहादुर के साथ इन्होंने अपने संबंध अच्छे नहीं किए। इन पर इन्होंने क्या किया? कब्जा जमाने की ही नीति पर चलते रहे। हो सकता है जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार ने साम्राज्य की वित्तीय हालत को सुधारने की कोशिश की। जुल्फिकार ने साम्राज्य की हालत को सुधारने का जो प्रयास किया था, उसके एवज में उसने क्या किया कि जागीरों पर रोक लगा दी। उसने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश की, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया। इजारा व्यवस्था। इजारा व्यवस्था क्या है भाई? किसी को पता है आप में से इजारा व्यवस्था? तो देखिए, इनके समय की बात है, जहांदार के समय की बात है इजारा। तो जाहिर सी बात है बंगाल में शुरू की गई है, ध्यान रखना, बंगाल में शुरू हुई है। क्या है? भू राजस्व संग्रह प्रणाली है। भू राजस्व संग्रह प्रणाली है। भू राजस्व संग्रह प्रणाली है, यह ध्यान रखना। टोडरमल की व्यवस्था पर ही आधारित है, ध्यान रखना है, टोडरमल की व्यवस्था पर ही आधारित है। और टोडरमल की व्यवस्था पर आधारित एक निश्चित दर पर भू राजस्व एकत्र करने की बजाय क्या किया जाता था? उसका उपयोग किया जाता था। ओके, ध्यान रखना। और इसमें एक चीज और याद रखना, इस व्यवस्था में क्या किया गया ना, बिचौलियों को जन्म दिया गया। बिचौलिए बहुत सारे आए फिर। ठीक है, किसान और बिचौलियों के साथ अनुबंध हुआ है इसमें, इजारा व्यवस्था में। चलिए सर, भू राजस्व संग्रह प्रणाली है। हाँ, टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत था। देखिए ये यहाँ पे लिखा भी है। उसी तरह निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले सरकार ने इजारेदार मतलब लगान के जो ठेकेदार होते थे और बिचौलियों के साथ करार करना शुरू कर दिया कि वे सरकार को एक निश्चित मुद्रा राशि दें, मगर किसानों से जितना लगान वसूल कर सके उतना करने के लिए उन्हें आजाद छोड़ दिया गया। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ गया। यह व्यवस्था आपको कैसी देखने को मिल रही है? एक हमने व्यवस्था हम पढ़ेंगे, अब हमने पहले भी पढ़ रखा है, इस्तमरारी, मालगुजारी, जमींदारी प्रथा के बारे में पढ़ रखा है। ये उससे मैच कर रही है। वहां भी क्या किया गया था? अंग्रेजों ने बोला था ठेकेदारों से, जमींदारों से, जो लगान वसूलने वाले थे, कि हमें आप लोग इतना देंगे। किसानों से कितना वसूलना है ये किसी ने तय नहीं किया था। सेम वाली स्थिति ये थी। ठीक है ना? जी जी सर, ध्यान रखिएगा ये बात। अब क्या होगा इसमें फिर? मगर किसान से जितना वसूलना, ये हो गया। ठीक है, अब रोक देते हैं। सत्ता का उत्तराधिकारी भी है, तो उसने दो उत्तराधिकार के युद्ध लड़े। ठीक है, एक युद्ध हुआ है जाजों का युद्ध। जाजों का युद्ध ये उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु पर, औरंगजेब की
की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया। उसमें एक युद्ध हुआ जाजों का युद्ध, जो कि मुअज्जम और आजम के बीच लड़ा गया। मुअज्जम और आजम के बीच लड़ा गया। मुअज्जम मतलब बहादुर शाह की बात हो रही, बहादुर शाह प्रथम की बात हो रही है, ठीक है। मुअज्जम और आजम के बीच लड़ा गया। इसमें परिणाम जो निकला, मुअज्जम जो था ये विजयी हुआ। ठीक है। दूसरा जो लड़ा गया हैदराबाद का युद्ध, जो हैदराबाद का युद्ध लड़ा गया, ये भी मुअज्जम और काम बख्श के बीच लड़ा गया। काम चलिए, हैदराबाद का युद्ध लड़ा गया मुअज्जम और काम बख्श के बीच में। इसमें भी मुअज्जम विजयी होता है। मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए दो उत्तराधिकारी युद्धों में लगातार मुअज्जम ने आजम और काम बख्श को पराजित करते हुए उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी हुआ। फिर जाके वो 65 वर्षीय व्यक्ति गद्दी संभालता है। उसका जो शासनकाल है कब तक का है? मुअज्जम का शासनकाल है 1707 से लेकर 1712 तक है। इसका नाम क्या है? नाम है बहादुर शाह। हाँ, बहादुर शाह प्रथम बोलते हैं इनको। इसी को मुअज्जम भी कहा जाता है, इसी को बहादुर शाह भी कहा जाता है। थोड़ा सा हमको इस तरीके से भी याद रखना भाई, ठीक है। चलिए, तो जुल्फिकार आते हैं, किसके बाद आते हैं? बहादुर शाह प्रथम के बाद आते हैं जहांदार शाह, जिनका वजीर है, क्या नाम उसका? वजीर का नाम है जुल्फिकार खां। याद रखना, जुल्फिकार खां उसका नाम है। और जहांदार शाह को क्या बोलते हैं? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख हैं वो जहांदार शाह, है ना, ध्यान रखिएगा इसको। तो जुल्फिकार की सहायता से ये अपना शासन स्थापित करता है। और इसके समय में एक शासिका बड़ी फेमस हुई थी। शासिका नहीं थी, इसकी प्रेमिका हुआ करती थी, और मेरे ख्याल से नृत्यांगना थी वो। उसका नाम था लाल कुंवर। लाल कुंवर का नाम हमको ध्यान रखना है। लाल कुंवर जहांदार शाह की प्रेमिका थी, और जहांदार शाह के शासन पर लाल कुंवर का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, ये ध्यान रखना आप लोग, ये भी याद रखने की जरूरत है। और जहांदार शाह के ही समय में हमने क्या बताया था आपको कि सवाई राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दे दी गई, है ना। मिर्जा की उपाधि देकर उनको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया, और जो दूसरे थे मारवाड़ के शासक, उनको गुजरात का सूबेदार बना दिया गया जहांदार शाह के ही समय में। एक चीज और याद रखना, जहांदार शाह के शासनकाल में एक कहावत बड़ी फेमस रही है, इसको ना हो तो नोट कर लेना। उल्लू बाज के घोंसले में रहता है, घोंसले में रहता था, तथा कोयल का स्थान कौवे ने ले लिया था, तथा कोयल का स्थान कौवे ने ले लिया था, कौवे ने ले लिया था, ठीक है। याद रखिए भाई ये बात, ये कहावत है, और ये कहावत किसके समय फेमस रही है? तो अपने जहांदार भाई साहब के समय में, इनके शासन से संबंधित है। तो अनेक शाही सामंतों ने जुल्फिकार खां के विरुद्ध षड्यंत्र किया। इससे भी बुरी बात यह हुई कि बादशाह ने उसे अपना विश्वास और सहयोग पूरी तरह नहीं दिया। जुल्फिकार के सहयोग से जो गद्दी प्राप्त किए थे, वो भी उसका सहयोग नहीं किए थे। इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। बेईमान कृपा पात्र लोगों ने जुल्फिकार के खिलाफ बादशाह के कान भर दिए। बादशाह के कान भरे गए जुल्फिकार को लेकर, और उसे कहा गया कि उसका वजीर बहुत ही ताकतवर महत्वाकांक्षी होता जा रहा है, और वो खुद बादशाह का तख्ता पलट सकता है। कार बादशाह की हिम्मत नहीं हुई कि वो ताकतवर वजीर को बर्खास्त कर सके, मगर उसने गुप्त रूप से वजीर के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। सख्त प्रशासन के लिए इससे बढ़कर विध्वंसकारी कार्य और कुछ नहीं हो सकता था। मतलब उस वजीर से भिड़ने की ताकत बादशाह में खुद भी नहीं थी। वो षड्यंत्र रचने लग गया इस अपने उसके खिलाफ, वजीर के खिलाफ। जहांदार शाह का यशहीन शासन जल्द ही जनवरी 1713 में आगरा में उसके अपने भतीजे फर्रुखसियर के हाथों हार जाने पर समाप्त हो गया। फर्रुखसियर ने आगरा में पराजित किया था जहांदार शाह को 1713 में। उसके बाद स्टार्ट होता है शासन किसका? फर्रुखसियर का। इसी के समय से
ये दो भाइयों का नाम आता है जो हमने ऊपर बताया था, किंग मेकर के नाम से जो फेमस रहे हैं भारतीय इतिहास में, इनका नाम आता है। फिर फर्रुखसियर की बात करें, फर्रुखसियर को एक नाम दिया जाता है घृणित कायर। ये घृणित कायर है ना, जी सर। घृणित कायर है ये। 1713 से 1719 के बीच में ये बैठेगा गद्दी पे, फर्रुखसियर। ये है फर्रुखसियर। 1713 से 1719 तक रहेगा गद्दी पर। ध्यान रखना है, सैयद बंधु इसके समय में फेमस हुए। सैयद बंधु इन्हीं की मदद से ये गद्दी भी प्राप्त किया था। सैयद बंधु की ही मदद से गद्दी प्राप्त किया था। ओके, और याद रखना फर्रुखसियर ने क्या किया, इसमें जो एक अब्दुल्ला खां है, अब्दुल्ला खां को साम्राज्य का वजीर बनाया और हुसैन अली को बना दिया मीर बख्शी। ये भी कई बार पूछा गया है प्रश्न। तो इसमें एक है अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां, ये क्या बनता है, वजीर। और दूसरा कौन है, हुसैन। हुसैन को क्या बनाया जाता भाई, हुसैन को बनाया जाता है मीर बख्शी। इन दोनों भाइयों को दो पद पकड़ा दिए गए फर्रुखसियर के द्वारा। अपना शासन उनको सही ढंग से चलाना था। ठीक है, अब देखिए फर्रुखसियर को अपनी जीत सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बाराह के कारण, हुसैन अली खां बाराह नाम है इसका, के कारण मिली थी। इसलिए अब्दुल्ला खां को वजीर का पद, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है वजीर का पद, हुसैन अली खां को मीर बख्शी का ओहदा दे दिया गया। जल्द ही राजकाज में दोनों भाइयों का बोलबाला हो गया। फर्रुखसियर में शासन करने की क्षमता नहीं थी, वह कायर, क्रूर, अविश्वसनीय, बेईमान था। इसके अलावा वह नालायक, मुंह लगे लोगों और चापलूसों के असर में आ जाता था। मतलब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कथन बना के कि जल्द ही राजकाज में दोनों भाइयों का बोलबाला हो गया, नहीं सॉरी, जल्द ही राजकाज में सैयद बंधुओं का बोलबाला हो गया। वह शासन करने की उसमें शासन करने की क्षमता तो नहीं थी, वो कायर, क्रूर, अविश्वसनीय और बेईमान भी था। इसके साथ साथ वो नालायक, मुंह लगे लोगों और चापलूसों के असर में जल्दी ही आ जाता था। फिर पूछा जा सकता है उपरोक्त कथन किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए वो कथन फर्रुखसियर से संबंधित होगा। ठीक है, अपनी कमजोरियों के बावजूद फर्रुखसियर सैयद बंधुओं को बेरोक टोक काम करने देने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह अपनी व्यक्तिगत सत्ता कायम करना चाहता था। दूसरी ओर सैयद बंधुओं का पक्का विश्वास था कि केवल उनके हाथों में वास्तविक सत्ता आने और बादशाह के नाम मात्र के शासक होने पर ही उनका शासन ठीक ढंग से चलाया जा सकता है, साम्राज्य का अपकर्ष रोका जा सकता है। सैयद बंधुओं को भी इस बात का भरोसा था और उनकी अपनी स्थिति सुरक्षित रखी जा सकती है। इस तरह बादशाह, फर्रुखसियर, उसके वजीर तथा मीर बख्शी के बीच सत्ता के लिए एक लंबा संघर्ष आरंभ हुआ। सालों तक बादशाह ने दोनों भाइयों को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र किया, मगर हर बार असफल रहा। आखिरकार सैयद बंधु ने 1719 में उसे गद्दी से उतार दिया। मतलब जिन्होंने गद्दी पर बैठाया था उन्होंने ही उसे गद्दी से उतारा भी। ठीक है, उतारा ही नहीं, मार भी दिया। उसकी जगह उन्होंने बड़ी जल्दी बारी बारी से दो युवा शहजादों को गद्दी पर बिठाया जो क्षय रोग से मर गए। तब सैयद बंधु ने 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया था। मोहम्मद शाह को किस नाम से जानते हैं, रंगीला, है ना? रंगीले मिजाज के थे ये थोड़े से। ठीक है, चलिए फर्रुखसियर के तीनों उत्तराधिकारी सैयद बंधुओं के हाथों की कठपुतली मात्र थे। यहां तक कि लोगों से मिलने जुलने, घूमने फिरने की उनकी व्यक्तिगत आजादी पर भी नियंत्रण था। इस प्रकार 1713 से 20 में उनके उखाड़ फेंके जाने तक राजकीय प्रशासन में सैयद बंधुओं की चलती थी। ठीक है, ध्यान रखना इसमें। एक चीज और याद रखना, 1720 तक का समय है सैयद बंधुओं का, लेकिन इसमें एक नाम आप लोग सुने होंगे, निजामुल मुल्क, आसफ जाह निजामुल मुल्क। ये भी हो सकता है प्रश्न पूछा जाए आपसे कि अंत में सैयद बंधुओं को उखाड़ फेंकने में कौन कामयाब रहा, तो उनका नाम क्या था, निजामुल मुल्क, आसफ जाह इन्हीं को चिलकलिच कहा जाता है। निजामुल मुल्क, इन्हीं को बोलते हैं चिनकिलिच खां। ठीक है, चिनकिलिच खां बोलते हैं इन्हीं को। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, सैयद बंधु ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनका विश्वास था कि देश के राजकाज में हिंदू सरदार सामंतों को मुसलमान सामंतों के साथ मिलाकर ही हिंदुस्तान का शासन सुव्यवस्थित रूप से चल सकता है। उन्होंने राजपूतों, मराठों, जाटों के साथ मेल मिलाप कर उनका इस्तेमाल फर्रुखसियर और प्रतिद्वंदी सामंतों के खिलाफ करने की कोशिश की। उन्होंने फर्रुखसियर के गद्दी पर बैठते जजिया को तुरंत खत्म कर दिया। जजिया को समाप्त करने में किसका हाथ रहा है, तो फर्रुखसियर, जहादार नहीं, सैयद सैयद बंधु। जहादार शाही तो समाप्त किया था जजिया कर को।
वो समाप्त करेगा फिर से लग सकता है ना। जजिया कहाँ वो समाप्त किए हैं, जजिया को तुरंत इन्होंने खत्म किया है। अब वो है क्या नाम इनका, सैयद बंधु। ठीक है, इसी प्रकार कई जगहों में तीर्थयात्री का पिलग्रिम टैक्स हटा दिया। उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जय सिंह, के अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया था। सैयद बंधुओं की बात चल रही है। उन्होंने जाट सरदार चूड़ामन के साथ दोस्ती कर ली। अपने प्रशासन के बाद के वर्षों में राजा साहू को शिवाजी का जो स्वराज और दक्कन के 6 प्रांतों की 14 सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार देकर उसके साथ समझौता भी कर लिया। साहू जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, साहू जी के साथ समझौता भी किया इन्होंने। चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार भी दे दिया गया। पहले क्या था, सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार उनको मिल गया था, चौथ भी वसूलने का अधिकार मिल गया था, लेकिन बात सिर्फ ये हुई थी कि वसूलेंगे कौन, मुगल अधिकारी वसूलेंगे, आपको वसूल के दे दिया जाएगा। बात इसमें ये हुई थी। अभी की बात क्या है कि चौथ और सरदेश मुखी अपने हिसाब से वही लोग वसूलें, अपना ले जाएं। ठीक है, दोनों में ये अंतर रहा है। ओके, चलिए। बदले में साहू उन्हें 15,000 घुड़सवारों के द्वारा दक्कन में समर्थन देने को तैयार हो गया। सैयद बंधु ने बगावतों को दबाने, साम्राज्य को प्रशासनिक बिखराव से बचाने के जोरदार प्रयास किए। इन कामों में मुख्य रूप से वो इसलिए विफल रहे कि उन्हें निरंतर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, झगड़ा, दरबारी षड्यंत्र का सामना करना पड़ा। तो आप लोग एक चीज और याद रखेंगे कि प्रशासन को बचाने में सैयद बंधु विफल इसलिए रहे हैं क्योंकि उनकी लगातार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही थी, झगड़े चलते जा रहे थे, साथ ही साथ दरबारी षड्यंत्र भी उनके खिलाफ रचे जा रहे थे। उसी की देन रही कि इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पाई लोग। ठीक है, राज्य की वित्तीय स्थिति तेजी से खराब हो गई क्योंकि जमींदारों, बगावती तत्वों ने भू राजस्व अदा करने से इनकार कर दिया। अफसरों ने राज्य की आमदनी का गबन कर लिया। इजारा व्यवस्था के प्रसार के कारण केंद्रीय आय कम हो गई। इजारा व्यवस्था ने राजा को फायदा नहीं दिया बल्कि केंद्रीय आय को कम ही कर दिया था। फलस्वरूप अफसरों और सैनिकों की तनख्वाहें नियमित रूप से नहीं दी जा सकी। फलस्वरूप सैनिकों में अनुशासनहीनता फैल गई, यहां तक कि वे विद्रोह भी करने लग जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह के समय कुछ राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, एक तो आप इसी के समय में आप सुनेंगे अवध का नवाब। अवध का नवाब जो था, अवध की स्थापना की उसने स्वतंत्र राज्य के रूप में। हैदराबाद की भी स्थापना की इसी के समय, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। बंगाल भी स्वतंत्र हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला के समय की ही देन है। ठीक है, और याद रखना मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही, शासनकाल के दौरान ही नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। ओके, ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, और नादिर शाह के आक्रमण के बाद दूसरा आक्रमण हुआ है अहमद शाह अब्दाली का 1748 में। 2 आक्रमण इसने झेले हैं अहमद शाह अब्दाली ने, नादिर शाह का भी और अहमद शाह अब्दाली का भी। ठीक है, 1700 कब हुआ था इसका आक्रमण, 38, और ये हुआ 1748 में। दोनों के आक्रमण टाइम हुए हैं इसी मोहम्मद शाह के समय में ही। कुछ पूछ रहे हैं आप? अभी जो अहमद शाह अब्दाली है ना, इनका एक नाम है, इनकी एक उपाधि है, वो उपाधि का नाम है दुर्रे दुर्रानी। दुर्रे दुर्रानी इसको उपाधि दी गई है और इसको कहा जाता है दुर्रे दुर्रानी। मतलब क्या है, युग का मोती। युग का मोती कहा जाता है इसे, इसकी जो उपाधि है उसका अर्थ है ये। ठीक है, चलिए कहाँ तक हुआ। इधर सैयद बंधु ने सभी प्रकार के सामंतों से मेल मिलाप दोस्ती करने पर की जोरदार कोशिश की, लेकिन निजामुल मुल्क और उसके पिता के रिश्ते के भाई मोहम्मद अमीन खां के नेतृत्व में सामंतों का एक शक्तिशाली गुट उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लग जाता है। सैयद बंधुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया उसमें उसका नेतृत्व करता कौन था, तो नाम है आसफ जाह निजामुल मुल्क, जिसको हम चिनकिलिच खां भी कहते हैं। ठीक है, इसी के नेतृत्व में षड्यंत्र रचा गया। फर्रुखसियर से गद्दी से हटाए जाने और मार दिए जाने से अनेक सामंत भयभीत भी हो गए थे। अगर बादशाह को मारा जा सकता तो सामंतों के लिए क्या सुरक्षा। इसके अतिरिक्त बादशाह की हत्या ने दोनों भाइयों के खिलाफ जनता में घृणा की एक लहर भी पैदा कर दी थी, क्योंकि फर्रुखसियर शासक था, है ना, जनता का प्रेमी रहा होगा। लोग उन्हें विश्वासघाती के रूप में देखने लगे और नमक हराम कहने लगे। औरंगजेब के जमाने के अनेक सामंत भी सैयद बंधुओं के राजपूत मराठा सरदारों के साथ दोस्ती और हिंदुओं के प्रति उदार नीति को नापसंद करते थे। ठीक है, तो एक चीज अब और याद रखना है, सैयद बंधुओं के विफल होने का प्रमुख कारण क्या रहा है। देखो, दरबारी षड्यंत्र ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी ठीक है,
इसके साथ साथ औरंगजेब के समय के जो सामंत थे वो सैयद बंधुओं के द्वारा हिंदुओं के लिए अपनाई गई जो सहिष्णुता की नीति रही है उससे भी नाराज थे। ये भी एक कारण है, ठीक है ना। और साथ ही साथ राजपूत मराठों के साथ की गई दोस्ती भी इन सबको हजम नहीं हो रही थी, इसलिए सैयद बंधु इसमें विफल हो गए, ठीक है, शासन चलाने में। ओके, बाकी Yes, उनका sir. कुछ विश्वासघाती रवैया रहा है कि उन्होंने फर्रुखसियर को अगर मार दिए हैं तो सबको पता चलेगा भाई कैसे और कोई सुरक्षित रहेगा जब राजा ही नहीं सुरक्षित है। तो कुछ ऐसे कारण हैं, 5-6 कारण हो जाएंगे इनके इनके समाप्त होने के या इनके मृत्यु के या इनके खत्म होने के, ठीक है। इन सामंतों ने घोषणा की कि सैयद बंधु मुगल विरोधी इस्लाम विरोधी नीतियां अपना रहे हैं, अतः उन्होंने मुसलमान सामंतों में जो धर्मांध थे उन्हें सैयद बंधुओं के खिलाफ उभारने की कोशिश की। सैयद बंधु के विरोधी सामंतों को बादशाह मोहम्मद शाह का समर्थन भी मिला, बाद में मोहम्मद शाह ने भी समर्थन दे दिया। ये दोनों भाइयों के नियंत्रण से अपने को मुक्त करना चाहता था। 1720 में छोटे भाई कौन है, हुसैन अली खां को धोखे से मार दिया गया। 1720 में हुसैन अली खां को धोखे से मारा गया था और अब्दुल्ला खां ने मुकाबला करने की कोशिश की मगर आगरा के पास उसे हरा दिया गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य पर सैयद बंधुओं का आधिपत्य खत्म हो गया, जो भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते हैं। मतलब ये भी कई बार मेरे ख्याल से पूछा गया है पेपर में कि इनको कैसे कैसे मारा गया। तो जो हुसैन अली खां है उसको धोखा से मारा गया था और जो अब्दुल्ला खां है उसे युद्ध में पराजित किया गया था, वो भी कहां पे, आगरा में पराजित किया गया था। मोहम्मद शाह का लगभग 30 साल लंबा शासन रहा, साम्राज्य को बचाने का आखिरी मौका भी था। शाही सत्ता में 1707 से 20 के काल में जिस तरह के फेरबदल हुए उस तरह के फेरबदल अब नहीं हुए। उसके शासनकाल के आरंभ में लोगों के बीच मुगलों की प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक भी थी। मुगल फौज, खासकर मुगल तोपखाने की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उत्तरी भारत में प्रशासन की हालत बिगड़ती हुई थी, परंतु वह अभी नष्ट नहीं हुआ था, ठीक है। मराठा सरदार अभी तक दक्षिण भारत तक ही सीमित थे, मराठा सरदार अभी भी दक्षिण भारत में ही हैं, उत्तर भारत में वो आ नहीं पा रहे हैं। राजपूत राज अब भी मुगल वंश के प्रति वफादार बने हुए थे। कोई भी ताकतवर या दूरदर्शी शासक अपने ऊपर आने वाले खतरे के प्रति जागरूक सामंत शाही के समर्थन से स्थिति को बिगड़ने से रोक सकता था, मगर मोहम्मद शाह ऐसा काल पुरुष नहीं था। मोहम्मद शाह दूसरे मिजाज के थे, है ना। दिमागी तौर पर वो कमजोर था, ओछा भी था, अय्याश टाइप का व्यक्ति था, ठीक है। उसने राजकाज पर कोई ध्यान भी नहीं दिया। निजामुल मुल्क जैसे काबिल वजीरों को अपना पूरा समर्थन देने के बजाय भ्रष्ट और नालायक टापूसों के कुप्रभाव का शिकार बन गया। उसके सोचने समझने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं रही होगी, बात समझ रहे ना। नहीं, निजामुल मुल्क जैसे व्यक्ति नाराज कैसे हो सकते थे, विश्वास पात्र हैं, वो ताकतवर भी हैं, सूझबूझ भी है उनके पास, अच्छी खासी सूझबूझ है, रणनीतिक व्यक्ति हैं। वो अगर नाराज हुए हैं, मुगल दरबार से दूर रहने की कोशिश किए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ दरबारी षड्यंत्र के चलते, कानाफूसी के चलते। उन्होंने मुगल दरबार को ही छोड़ दिया था, दक्कन में जाकर सूबेदारी संभाल रखी थी उन्होंने। जब आक्रमण हुआ नादिर शाह का, तो उससे बात करने के लिए जो व्यक्ति सामने आता है उसका नाम है आसफ जाह निजामुल मुल्क, ठीक है ना, ध्यान रखना, आसफ जाह निजामुल मुल्क, ठीक है। ये ध्यान रखना। और इस समय एक चीज और याद रखना, जो ये है नादिर शाह के कान भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अवध के नवाब ने अच्छी खासी मदद की थी, समझा बुझा, बहुत पैसा है दिल्ली में, कुछ ऐसी चीजें, ठीक है। यहां तक कि वह अपने कृपा पात्र दरबारियों द्वारा उगाए गए घूस में हिस्सा भी लेने लगा, ऐसा भी व्यक्ति हो गया अभी। बादशाह के ढुलमुलपन और शक्ति मिजाज दरबार में निरंतर झगड़ों से ऊब कर उस समय सबसे शक्तिशाली सामंत निजामुल मुल्क ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का फैसला कर लिया। महत्वाकांक्षा उनकी क्या थी, शासक बनना, अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना, उनकी महत्वाकांक्षा थी, ठीक है। तो वह 1722 में वजीर बना था। प्रशासन को सुधारने के लिए उसने जोरदार प्रयास किए थे। अब उसने बादशाह, उसके साम्राज्य को उनके भाग्य के सहारे छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। उसने अक्टूबर 24 में अपना ओहदा छोड़ दिया, दक्कन में हैदराबाद रियासत की नींव डालने के लिए दक्षिण की ओर चला गया। हैदराबाद की स्थापना की उसने। उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। यह बात याद रखना, किसके बारे में है ये, ठीक है। ये बात कर रहे हैं निजामुल मुल्क के बारे में। मुगल साम्राज्य का वास्तविक बिखराव यहीं से शुरू हो गया। अब अन्य शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सामंतों ने भी अर्ध स्वतंत्र रियासतें कायम करने के लिए अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर आरंभ किया। दिल्ली के बादशाह पर नाम मात्र की निष्ठा जाहिर करने वाले खानदानी नवाबों का देश के अनेक भागों में उदय होने लग गया, जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब।
मतलब आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इन राज्यों का उदय किस समय हुआ था, उस समय किसका शासन चला था मुगल सत्ता पर, किसका अधिकार था, कौन राजा था मुगल सत्ता का? तो कौन था भाई? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में ही इन सब के निर्माण, मतलब इन सब की स्थापना की जाती है। हर जगह छोटे जमींदारों, राजाओं, नवाबों ने बगावत, आजादी का झंडा बुलंद किया। मराठा सरदारों ने उत्तर की ओर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड को रौंद डाला मराठों ने ही रौंदा। अब क्या हुआ ना कि दिल्ली के षड्यंत्र को देखकर मराठों की भी लालसा जग गई, उनकी भी महत्वाकांक्षा बढ़ने लग गई। अब उनको भी ये बात समझ में आ गई कि अब दिल्ली पर शासन करने वाला कोई नहीं है। हालांकि वो रास्ते में सबको हराते हुए निकले। अंत में जब इनका सामना होता है अहमद शाह अब्दाली से, जब इनकी लड़ाई शुरू हुई, उस समय तक मराठे सिर्फ इस बात के लिए दोनों लोग जूझ रहे थे, अहमद शाह अब्दाली भी था और मराठे भी, दोनों लोग इस बात के लिए जूझ रहे थे कौन किसके खेमे में जाने वाला है। अपने अपने खेमे में जुटाने की कोशिश में लगे थे दोनों लोग, और लास्ट में अहमद शाह अब्दाली इस मामले में सफल हुआ और मराठे इसमें विफल हो गए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि जब मराठे दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहे थे ना, तो रास्ते में जितने भी क्षेत्र पड़े उन सबको उन्होंने रौंदा, लूटा। इस वजह से उनसे सब नाराज थे। और एक ये भी कारण है, यही कारण है, एक उसमें से उन सभी कारणों में एक कारण ये भी है कि मराठे पानीपत का तीसरा युद्ध हार गए। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ। भारत अपने अपार वैभव के लिए सदा से प्रसिद्ध भी रहा है। निरंतर अभियानों ने फारस को वस्तुतः दिवालिया बना दिया था। अपनी भाड़े की फौज को बनाए रखने के लिए पैसों को सख्त जरूरत भी थी। भारत से लूटा गया धन इस समस्या का एक हल हो सकता था। भारत को लूटने के लिए अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह निकला था। साथ ही मुगल साम्राज्य की प्रत्यक्ष कमजोरी ने इस प्रकार की लूट खसोट को संभव भी बना दिया। 1738 के अंतिम दिनों में बिना किसी विरोध का सामना किए भारतीय इलाके में वो घुस आया और वर्षों से उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। जब तक दुश्मन ने लाहौर पर कब्जा नहीं कर लिया, तब तक खतरे को पूरी तरह महसूस नहीं किया गया, क्योंकि ये कयास टाइप के व्यक्ति हैं जिनको राजकाज से कम लेकिन अपनी अयासी से ज्यादा मतलब होता था, है ना। इन सब चीजों से घिरे रहने वाला व्यक्ति हो। ठीक है, दिल्ली की सुरक्षा के लिए तब जल्दी जल्दी तैयारियां की गई, मगर गुटबाजी के शिकार सामंतों ने दुश्मन को दरवाजे पर खड़ा देख एक सूत्रबद्ध होने से इनकार कर दिया। सुरक्षा की योजना या सुरक्षा फौजों के सेनापति के नाम पर सहमत नहीं हो सके। एक बात याद रखना, जो हमने उत्तरवर्ती मुगल सम्राट वाला वीडियो हमने शेयर किया था, वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना आप लोग। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। साथ में ये वाला वीडियो भी शेयर कर देंगे, ये वाला भी आप लोग देख लेना। दोनों मिला के देख लेंगे तो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट या 18वीं सदी का भारत को समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, सब लोग बता दे रहे हैं। तो दोनों वीडियो देखेंगे, सारा कवर हो जाएगा। दोनों फौजों के बीच 13 फरवरी 1747 को करनाल में मुकाबला हुआ। आक्रमणकारी ने मुगल फौज को जोरदार शिकस्त दी। बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। नादिर शाह दिल्ली की ओर बढ़ निकला। नादिर शाह ने शाही राजधानी के नागरिकों को भयंकर कत्लेआम का हुक्म भी दिया। ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली के रहने वाले जो थे लोग, उसमें से सबको ये खबर फैल गई थी सबके बीच में कि इनके बादशाह ने नादिर शाह को बंधक बना लिया है, उसकी बेइज्जती की है। अब इस बात से जनता तो खुश थी क्योंकि उसके बादशाह ने ऐसा किया था। अब जब नादिर शाह अपनी सेना के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ तो वहां पे जो नागरिक थे उन लोगों ने क्या किया, पत्थरबाजी कर दी, पत्थर मारा था। और उस पत्थर के चलते किसी एक सैनिक का सर और फूट गया था। भाई पत्थर फेंका जाएगा, सर फूटेगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली में जो लाल रंग का खेल खेला था, बताया जाता है दिल्ली की हर गली में खून बह रहा था। ठीक है, नादिर शाह का ये कत्लेआम मचाना, भयंकर टाइप का कत्लेआम किया था इसने। ऐसा उसने अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए किया। लोभी आक्रमणकारी ने शाही खजाने, शाही संपत्ति को हथिया लिया। उसने प्रमुख सामंतों से नजराना भी वसूल किया। ठीक है, और दिल्ली के धनी लोगों को भी लूटा। अनुमान किया गया कि उसने कुल मिलाकर 7 करोड़ रुपए का माल लूटा था। उस समय 7 करोड़ रुपया मजाक नहीं, बहुत बड़ा रकम है। नहीं, उसने अपने राज्य में 3 साल तक बिल्कुल कोई कर नहीं लगाया। याद रखना, ये यहां से जो लूटा था उसका परिणाम था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी ले गया। शाहजहां का मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस बोलते हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा,
दिल्ली दरबार से जो लेकर गया था उसका नाम है नादिर शाह। ठीक है, उसने मोहम्मद शाह को सिंधु नदी के पश्चिम के साम्राज्य के इलाकों को उसे दे देने के लिए मजबूर किया। सामान लेकर ही नहीं गया, क्षेत्र भी लिया। नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति पहुंची। मराठा सरदारों और विदेशी कंपनियों को साम्राज्य की छिपी हुई कमजोरी का पता भी लग गया। इस तरीके से कुछ समय के लिए केंद्रीय प्रशासन पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया था, ध्यान रखना। और आक्रमण ने क्या किया, शाही वित्त व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था, साथ ही देश के आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव भी डाला था। ठीक है, प्रश्न का तरीका कैसे भी हो सकता है, हम नहीं कहेंगे कि यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि अगर प्रश्न पूछे जाएं कैसे भी करके, जैसे यहां से देखिए, मराठा सरदारों विदेशी कंपनियों को साम्राज्य की छिपी हुई कमजोरी का पता चल गया और साथ ही साथ कुछ समय के लिए केंद्रीय प्रशासन भी पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। आक्रमण ने शाही वित्त व्यवस्था को तहस नहस करके देश के आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव भी डाल दिया था। उपरोक्त कथन किसके शासन काल से संबंधित है, या फिर उपरोक्त कथन में आक्रमण शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। कुछ ऐसे भी अगर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो वो आक्रमण जो किया शब्द का प्रयोग हुआ है वो नादिर शाह से संबंधित है, और जो प्रशासन की बात, शासन काल की बात हो रही है, वो किससे संबंधित भैया, अपने मोहम्मद शाह से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से भी हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, हम भी लोग आ जाए। ठीक है भाई, इस तरीके से हमको ध्यान में रखना है। अधिक आमदनी वाली जागीरें और ऊंचे ओहदों के लिए वे पहले की अपेक्षा अधिक दुस्साहस पूर्वक आपस में लड़ने लगे। काबुल और सिंधु नदी के पश्चिम के इलाकों को खोकर साम्राज्य ने एक बार फिर उत्तर पश्चिम के आक्रमणों का खतरा पैदा कर दिया। सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण पंक्ति लुप्त हो गई। वस्तुतः बड़े आश्चर्य की बात है कि नादिर शाह के चले जाने के बाद लगा कि साम्राज्य में अपनी कुछ शक्ति फिर वापस आ रही है। हालांकि उसके कारगर नियंत्रण में पहले से कम क्षेत्र रह गया था, परंतु यह पुनर्जीवन भ्रामक और सतही था। ठीक है, 1748 में मोहम्मद शाह के मरने के बाद बेईमान और सत्ता के भूखे सामंतों के बीच कटु संघर्ष हुए, यहां तक कि गृह युद्ध भी छिड़ गया। गृह युद्ध छिड़ा है कब, मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के बाद। ध्यान रखिएगा। इतना ही नहीं, उत्तर पश्चिम सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाने का साम्राज्य अहमद शाह अब्दाली के बार बार आक्रमणों से तहस नहस होता रहा। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक था। उसने अपने स्वामी के मरने के बाद अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। अब्दाली ने 48 से 67 के बीच उत्तरी भारत, खासकर दिल्ली और मथुरा पर बार बार आक्रमण और लूट खसोट मचाया। 61 में मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया, और इस तरह मराठों की इस महत्वाकांक्षा को बड़ा धक्का लगा कि वो मुगल बादशाह पर नियंत्रण रखेंगे और देश पर आधिपत्य कायम करेंगे। मुगल सत्ता जिस समय कमजोर हो रही थी, उस समय दिल्ली पर कब्जा करने का सपना देखने वाले मराठे उस समय धराशायी हो गए जब 1761 में उनका सामना अहमद शाह अब्दाली जैसे जुझारू आक्रांता से हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। वह और उसके उत्तराधिकारी पंजाब को भी अपने अधिकार में नहीं रख सके। पंजाब जल्द ही सिख सरदारों के हाथ में चला गया। याद रखना, एक मिनट। ठीक है, मगर उसने भारत में कोई नया अफगान राज कायम नहीं किया था। वह और उसके उत्तराधिकारी पंजाब को भी अपने अधिकार में नहीं रख सके। पंजाब जल्द ही सिख सरदारों के हाथ में चला गया। नादिर शाह अब्दाली के आक्रमणों और मुगल सामंतशाही के आपसी घातक झगड़ों के कारण 61 तक मुगल साम्राज्य का अस्तित्व वस्तुतः एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो चुका था। जब तक नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ है, तब तक के मामले की बात है कि जो मुगल सत्ता अखिल भारतीय स्तर की दिख रही थी, वो अब अखिल भारतीय स्तर की नहीं रह सकी है। खुद दिल्ली में रोज दंगे हंगामे नजर आने लगे। नहान मुगलों के वंशज अब भारतीय साम्राज्य के संघर्ष में सक्रिय हिस्सा नहीं लेते थे। सत्ता के विभिन्न दावेदारों ने पाया कि उनके नाम पर संघर्ष चलाना राजनीतिक दृष्टि से फायदेमंद है। इससे मुगल वंश दिल्ली के नाम मात्र के सिंहासन पर बहुत दिनों तक बना रहा। ठीक है, वो पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, उस वीडियो को छोड़ना मत, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना भाई, क्योंकि पहला वाला वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, उसको अभी फिर से शेयर कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर बैठता है। आरंभ के सालों में अपनी राजधानी से दूर एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा, क्योंकि उसे अपने ही वजीर से जान का खतरा था। काबिल भरपूर हिम्मत वाला था, मगर साम्राज्य की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसका उद्धार संभव भी नहीं था। यह शाह आलम के बारे में बात है, शाह आलम द्वितीय के बारे में बात है। ठीक है, और जिसको हम अली गौहर के नाम से भी जानते हैं। इसी के समय में दो युद्ध लड़े गए हैं शाह आलम द्वितीय के नाम पर। इसके समय में दो युद्ध लड़े गए। एक युद्ध का नाम क्या है, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत थर्ड,
और दूसरा हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में ये खुद शामिल रहा है। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखना है, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसमें अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था अवध के नवाब ने भी। ठीक है, ध्यान रखना, अवध का नवाब ही नहीं साथ दिया था, एक बुंदेला सरदार भी मेरे ख्याल से था, उसने भी अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। ठीक है, चलिए, साम्राज्य की हालत इतनी बिगड़ गई, 1764 में बंगाल के मीर कासिम औरत के शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों से हार जाने के बाद वह कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन याफ्ता बनकर रह गया था। ठीक है, बक्सर युद्ध के बाद इसको सिर्फ पेंशन मिलती थी। कितनी पेंशन थी उसकी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के बदले 25 या 30 लाख रुपए थी, नहीं ऐसे कुछ था। ठीक है, 1772 में मराठा के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर वो दिल्ली लौटा। अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर 1857 तक, जब मुगल वंश अंतिम रूप से खत्म हो गया, मुगल बादशाह अंग्रेजों के लिए केवल राजनीतिक मोहरा ही बने रहे। अब वो मराठे जो कभी दिल्ली पर शासन करने का सपना संजो रहे थे, अब वही मराठे क्या किए, शाह आलम द्वितीय की मदद किए और उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिए ले जाके। कुछ समय बीतता है, लास्ट में जाके 1803 में अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है दिल्ली पर। और दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब था कि जितने भी मुगल शासक सत्ता को संभाल रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ एक मोहरे के रूप में काम कर रहे थे, सिर्फ एक मोहरा मात्र थे वो। ठीक है, क्योंकि देश की जनता को यह भी बताना था शासन जो चल रहा मुगल शासक के ही नाम से चल रहा है, बाकी जो भी कारनामे होने थे वो सब अंग्रेजों के नाम से ही होने थे। ठीक है, ध्यान रखना, मुगल राजतंत्र 1767 के बाद फौजी ताकत नहीं रहा, तो भी वह इसलिए बना रहा कि भारत की जनता के दिमाग पर देश की राजनीतिक एकता के प्रतीक के रूप में उसका बड़ा प्रभाव था। कुछ नहीं रहा, मुगल साम्राज्य समाप्त हो चुका है, कोई ताकत नहीं है, कुछ सेना नहीं है, सब कुछ समाप्त है। दिल्ली से पालम तक का शासन रह गया है, जहां पूरे भारत में साम्राज्य हुआ करता था। अब मुगल शासक को गद्दी पर बिठाने का अंग्रेजों का सिर्फ एक मतलब था कि सीधे तौर पे वो भारतीय जनता का, मतलब जो जनता थी यहाँ की, उसका सामना नहीं करना चाह रहे थे, विद्रोह नहीं चाह रहे थे, लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहे थे। अंग्रेज लड़ाई झगड़ा से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनको एक मोहरे के रूप में यूज किया। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा यह हुआ कि इसने ब्रिटिश शासकों के लिए भारत विजय का रास्ता भी आसान कर दिया। मुगलों का पतन ब्रिटिशों के लिए भारत विजय का रास्ता तैयार किया है। भारतीय शक्तियों के बीच से कोई भी शक्ति महान मुगलों की विरासत का दावा करने के लिए सामने नहीं आई। वो इस साम्राज्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से ताकतवर थी, मगर उसे एकता के सूत्र में बांधने या उसकी जगह पर कोई नई चीज लाने में समर्थ नहीं थी। वैसी कोई नई समाज व्यवस्था नहीं बना सकी जो पश्चिम से आने वाले नए दुश्मन के सामने टिक सके। हालांकि हमारे यहां सत्ता बहुत मजबूत थी, ताकतवर लोग थे, लेकिन ताकतवर लोगों के होने के बावजूद भी वो लोग एकजुटता नहीं दिखा सके, एकता के सूत्र में नहीं बंधे जिससे ब्रिटिशों का सामना कर सकते। देश की हालत वैसे भी खराब थी, देश में वैसे भी बड़ा विभाजन मजबूत स्थिति में था, वैसे भी आपस में लड़ाई झगड़े रंजिशें सबकी चलती रहती थी। यही कारण रहा है कि बाद में मुगल सत्ता के दावेदार के रूप में भारत की कोई भी रियासत अंग्रेजों के सामने नहीं खड़ी हुई। और जानते हैं, हमने कई बार आप लोगों को बताया है, ब्रिटिशों के भारत पर कब्जा करने का एक प्रमुख, सबसे सर्वप्रमुख कारण रहा है, और वो है उनकी अनुशासन प्रियता। अनुशासन प्रिय थे वो। ठीक है, और हम क्या थे, अनुशासनहीन टाइप के व्यक्ति थे। बात समझे? जिसने एक बेहतर आर्थिक व्यवस्था का विकास किया था, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी में काफी उन्नत था। मुगल साम्राज्य के पतन की सबसे दुखद बात यह हुई कि उसकी जगह पर एक विदेशी शक्ति आई जिसने अपने हितों का ख्याल कर देश के शताब्दियों पुराने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ढांचे की जगह एक औपनिवेशिक ढांचा स्थापित कर दिया। अंग्रेज अपने हित को साधने में लगे थे, भारत के हित से उनको कोई लेना देना नहीं था। भारतीय राज्य और समाज की बात करें, चलिए राज्य और समाज की बात करेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है पीसीएस लेवल में या छोटे मोटे कोई एग्जाम हो तो उसमें यह भी पूछा जा सकता है कि भैया पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया वो किसके समय में लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके समय में लड़ा गया? तो यह हमको पता होना चाहिए कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया है किसके समय में?
कल ही पढ़ाए हैं भाई। तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली। शाह आलम द्वितीय के समय में, शाह आलम द्वितीय के समय में। वो तो अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच लड़ा गया था, लेकिन समय था उस वो शाह आलम द्वितीय का 1761 में। ठीक है, तो ध्यान रखना 1760 था। ओके, आपसे यह भी पूछा जा सकता है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार और प्लासी का युद्ध किस मुगल शासक के समय में हुआ था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो समय है प्लासी का युद्ध भैया। इसी के बाद बंगाल पर आधिपत्य हुआ, उस व्यक्ति का नाम है रंगीला बादशाह हमारा है वो मोहम्मद शाह, इसके समय में हुआ है। लड़ा किसी के बीच गया हो, समय इसका रहा है। ओके, याद रखना भाई। अब जैसे ये पूछा जाता है सांस्कृतिक विकास, अब एक सवाल ये भी हो सकता है, ये तो सवाल के तरीके हो गए। एक सवाल ये भी पूछा हो सकता है कि निम्न में से कौन सा काम किस शासनकाल में हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, या कौन शासक था जिसके समय में ये वाला काम हुआ। कई बार ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। सांस्कृतिक विकास का प्रसार करने के लिए जिन मुगल बादशाहों का नाम लिया जाता है उसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, 4 लोगों का नाम लिया जाता है। सांस्कृतिक विकास का प्रसार करने के लिए 4 लोग हैं, बाबर, शुरुआत के वही 4, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये लोग संस्कृति के शौकीन थे, संस्कृति के लोग शौकीन भी थे और शिक्षा के प्रसार के समर्थन में भी थे। जैसा कि एक बार प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में ही, एक सती प्रथा वाला मामला था ना, तो सती प्रथा के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। तो उसमें सती प्रथा के बारे में तो भाई सबको पता है कि राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन अकबर ने भी इस मामले में कुछ न कुछ काम किए थे, समाज सुधार के काम अकबर ने भी करवाए थे। जैसे बाल विवाह के मामले में, है ना, सती प्रथा के मामले में अकबर ने भी कुछ काम किए थे। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमको पता रहने चाहिए। ठीक है, चलिए, हमने कल देखा है शाह आलम द्वितीय के बारे में, नहीं, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद एक नाम आता है अकबर द्वितीय का। अकबर द्वितीय कौन है? अकबर द्वितीय कौन भाई? औरंगजेब का परपोता हूँ। अंग्रेजों क्या बोले? अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। वेरी गुड। मतलब इसी के समय में जो होती है ना बादशाही मुगल बादशाह के, दिल्ली तक सिमट कर रह गई थी। वेरी और गुड। इसी ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। दूसरा और कुछ है? अच्छा, राजा राम मोहन राय को इसने राजा की उपाधि क्यों प्रदान की थी? क्योंकि राजा राम मोहन राय इसकी पेंशन की वकालत करने के लिए ब्रिटेन जाने वाले थे, नहीं, इसी वजह से उसने दे दिया था। और एक चीज और याद रखना, इसने एक त्योहार की शुरुआत की थी, फूलों वालों की खैर है। हिंदू मुस्लिम एकता। ओके, यह त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, भारतीय राज्य और समाज की बात करेंगे। हमने बताया है कि जो नए नए राज्यों का उदय हुआ वो मोहम्मद शाह के समय में हुआ, और मोहम्मद शाह के समय में ही आक्रमण होते हैं। एक तो होता है नादिर शाह का आक्रमण और दूसरा होता है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, थोड़ा सा ये सब बातें हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मुगल साम्राज्य के धीरे धीरे कमजोर होने, पतन की ओर बढ़ने के साथ साथ स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां भी सिर उठाने लगी और अपना दबाव बढ़ाने लगी थी। 17वीं सदी के अंत और उसके बाद में राजनीति में जबरदस्त परिवर्तन हुआ। 18वीं सदी के दौरान मुगल साम्राज्य और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के खंडहर पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र अर्ध स्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हुई। एक आपके प्रश्न का तरीका भी हो सकता है ये कि 18वीं सदी
18वीं सदी के दौरान मुगल साम्राज्य और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के खंडहर पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र अर्ध स्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हुई। स्पष्ट कीजिए, ऐसा कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि उस समय बंगाल, अवध, हैदराबाद, पंजाब जैसे राज्यों का उदय हुआ है। मराठे भी उसी में शामिल हैं। भारत पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए अंग्रेजों को इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी थी। ये छोटी मोटी जो ताकतें थी, ये अंग्रेजों के लिए क्या थी, एक चुनौती बन गई थी। धीरे धीरे अंग्रेज मिला तो रहे थे, अंत में जाके जब वो आता है, क्या नाम था उसका, कुछ राज्यों को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जा सकता है, जैसे अवध और हैदराबाद है उत्तराधिकार वाले राज्य, अवध और हैदराबाद। ओके। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने पर मुगल प्रांतों के गवर्नरों के स्वतंत्र होने का दावा करने से इन राज्यों का जन्म हुआ। दूसरे मराठा, अफगान, जाट, पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदार, जमींदार, किसान के विद्रोह के कारण हुआ। दो राज्यों का निर्माण तो इस तरीके से हुआ कि वो उत्तराधिकार वाले राज्य के रूप में स्थापित हुए। बाकी जो राज्यों का निर्माण हुआ, मराठा, अफगान, जाट, पंजाब, ये सब कौन है, ये स्थानीय सरदार, जमींदार, किसानों के विद्रोह के कारण इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है, हो सकता है कि प्रश्न का तरीका कुछ ऐसा भी हो जाए जो आपसे पूछा जाए कि सरदारों, जमींदारों और किसानों के विद्रोह के कारण निम्न में से किन राज्यों का जन्म हुआ, तो उसमें मराठा भी है, अफगान है, जाट है, पंजाब है, ये सारे के सारे इस तरीके से। न केवल दो तरह के राज्यों की राजनीति कुछ हद तक भिन्न होती थी, बल्कि इन सब में आपस में स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी अंतर होता था। फिर भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मोटे तौर पर इन सभी का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा तकरीबन एक सा ही था, लेकिन एक तीसरा क्षेत्र भी था। इनमें दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व के समुद्री किनारों के इलाके और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र भी शामिल थे, जहां पर किसी भी रूप में मुगल प्रभाव नहीं पहुंच सका था। यहां पहले भी मुगल का प्रभाव नहीं रहा, अभी की बात ही छोड़ दो। मुगल सम्राट के नाम मात्र की सर्वोच्चता स्वीकार कर उसके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर 18वीं शताब्दी के सभी राज्यों के शासकों ने अपने पद को वैधता प्रदान करने की कोशिश की थी। बंगाल के जो नवाब थे, वो नाम मात्र के आधार पर शासन कर रहे थे। ठीक है, मुगल को अपना वो मानते थे एक प्रकार से कि चलो ठीक है अभी, लेकिन शासन चलाना, अपना सारा प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करना, भू राजस्व व्यवस्था लागू करना, सारी की सारी चीजों को में परिवर्तन कर रखा था उसने। यही हाल सब में था। इन राज्यों के शासकों ने शांति व्यवस्था बहाल की, व्यवहारिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों, छोटे छोटे सरदारों, जमींदारों की ताकतें भी कम की। इस काल में इन सबको अलग अलग मात्रा में सफलता भी हासिल हुई थी। सबको बराबर से सफलता नहीं मिली है, ठीक है ना, ध्यान रखना। किसानों के अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण के लिए ये लोग ऊपर के अधिकारियों से झगड़ते रहते थे। आपको पता होना चाहिए, जो बंगाल का क्षेत्र है वो मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध प्रांत माना जाता था, सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था, जहां पर शासन स्थापित किया किसने, दो भाइयों, कौन कौन है वो, एक है, दोनों जंग है ना, क्या नाम उनका, सैनबंद। इन दोनों का शासन यहां स्थापित होता है, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां। लेकिन हम दो ही लोगों को नाम पढ़ते हैं, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां। एक और नाम क्या है जो इसमें प्लासी, सैयदुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक है, अब बंगाल पर जिसका शासन है वो सबसे समृद्ध होगा। चलिए, किसानों के अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण के लिए ऊपर के अधिकारियों से झगड़ते रहते थे। कभी कभी सत्ता और संरक्षण के स्थानीय केंद्र कायम करने में ये लोग सफल भी हो जाते थे। उन्होंने उन स्थानीय जमींदारों, सरदारों से भी समझौता किया तथा उनको अपने साथ किया जो शांति और व्यवस्था चाहते थे। ठीक है, इस समय नए नए जो राज्य बने थे, जैसे अवध, मैसूर, पंजाब, हैदराबाद, रोहेलखंड, राजपूत, मराठा, कर्नाटका, ऐसे कुछ राज्य का निर्माण हुआ। इसमें जो हैदराबाद की बात करें, ये हैदराबाद 6 सूबों को मिलाकर बनाया गया था। इसके जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था भाई, आसफ जाह निजामुल मुल्क, जिनको हम चिनकलिच खां भी बोलते हैं। आसफ जाह या फिर बोले आसफ जाही वंश की स्थापना हुई थी हैदराबाद में। ठीक है, आसफ जाही वंश की स्थापना हुई थी हैदराबाद में। अवध की हम बात करें तो अवध में अंग्रेज और मराठा राज्य के बीच में होने के कारण अवध को बफर स्टेट माना जाता है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में बफर स्टेट के रूप में क्या कौन सा राज्य स्थापित हुआ, तो उसका नाम रखा गया अवध। अवध के संस्थापक कौन थे, तो अवध के संस्थापक का नाम है
सआदत खां ना, सआदत खां बुरहानुल मुल्क, बुरहानुल मुल्क, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब यहां पे देखिए अवध की बात है तो अवध में कई सारे नवाब हुए। यहां पे एक नवाब ऐसा भी है, उसके बारे में कहा जाता है जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। मतलब आसफुद्दौला अवध का एक ऐसा नवाब है जिसने पीडब्ल्यूडी की स्थापना बहुत पहले कर रखी थी। आज हम पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लोक निर्माण विभाग की बात करते हैं, ये लोक निर्माण विभाग की स्थापना आसफुद्दौला ने ही कर रखी थी। अवध में उसके समय में अकाल पड़ा हुआ था, उस अकाल से अपनी जनता को बचाने के लिए उसने निर्माण कार्य चालू किए, क्योंकि उसको पता था फ्री में किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। उसने काम दिया। हो सकता है वो कार्यक्रम जो था काम के बदले अनाज कार्यक्रम रहा हो, ये भी हो सकता है। आप में से अगर कोई लखनऊ गया है तो वहां पे बड़ा इमाम बाड़ा भी है, छोटा इमाम बाड़ा बगल में है, कई सारी चीजें ऐसे लाइन में। इन सब का निर्माण आसफुद्दौला के समय में हुआ, और वो भी कब, जब अवध जूझ रहा था अकाल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे एक शासक हुआ है सफदरजंग। सफदरजंग जो कि एक उदार शासक है, और इसने हिंदू राजाओं को नवाब राय की भी उपाधि प्रदान की थी, जो इसके समय में इसके दरबार में हिंदू राजा हुआ करते थे। ठीक है। आसफुद्दौला का समय आपको ध्यान रखना चाहिए 75 से 95, 1775 से 95 के बीच में रहा है। इसके बाद एक है कर्नाटका। कर्नाटक में जो कर्नाटक राज्य का संस्थापक है उसका नाम क्या है? सब जगह नहीं देते लिखने का। कर्नाटक का संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? सादतुल्ला खां। सादतुल्ला खां। सादतुल्ला खां है। ठीक है। आरकाट राजधानी बनी इसकी कर्नाटक की, फिर अपना इन सबका मामला चलता रहा। इसमें राजपूत भी आएंगे, राजपूत जो कि मराठे ये हैं राजस्थान क्षेत्र में। इसमें आप देखेंगे तो एक नाम आता है राजा जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह का नाम आता है, जिनको मिर्जा की उपाधि मिली थी। मिर्जा की उपाधि राजा सवाई राजा जय सिंह को किसने दी थी? उनका नाम पता है आप में से किसी को? जहादर शाह ने। मिर्जा की उपाधि जहादार ने दी थी, और सवाई की उपाधि दी थी फर्रुख सियर ने। ओके। फिर इसमें एक नाम आता है बंगश पठान। ये बंगश पठान कौन थे? स्वतंत्र राज्यों की ही बात कर रहे हैं। जो बंगश पठान थे वो उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, बंगश पठानों का एरिया है। जो रोहेलों का क्षेत्र है वो कौन सा है? तो रोहेल रहते थे आपके कुमायूं, आज के उत्तराखंड में जो पड़ता है, बरेली यूपी में है, रामपुर भी यूपी में है, मुरादाबाद भी यूपी में है, और बदायूं भी यूपी में है। ठीक है, रोहेलों का एरिया है। इसमें दो नाम आते हैं, एक आता है वीर दाऊद का, और दूसरा नाम है अली मोहम्मद खां का। बंगशों में एक है मोहम्मद खां, मोहम्मद शाह बंगश नाम उसका। ठीक है। इसमें मैसूर का नाम भी आता है। मैसूर हैदर अली जिसके संस्थापक हैं, एक कूटनीतिक व्यक्ति हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें इसमें रही हैं भाई। इन राज्यों की राजनीति लगातार गैर सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष बनी रही, क्योंकि इन राज्यों के शासकों की आर्थिक और राजनीतिक प्रेरक शक्ति समान थी। जितने भी राज्यों का उदय हुआ उनमें देखिए कई सारी चीजें हमने देख रखी हैं। जितने भी नए राज्यों का उदय हुआ, पहली बात तो भैया सबको अलग अलग मात्रा में सफलता मिली है। नए राज्यों के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि किसानों का शेष उत्पादन पर नियंत्रण के लिए ये लोग ऊपर के अधिकारियों से झगड़ते रहते थे, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि ये लोग सत्ता और संरक्षण के स्थानीय केंद्र कायम करने में सफल भी हो जाते थे। ये कारण रहे। पहले तो ये हुआ कि अलग अलग मात्रा में इनको सफलता मिली। दूसरा क्या है कि इनको राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से जो लाभ मिला है, जैसी जिसकी क्षमता रही उसको उसी हिसाब से लाभ मिला। अब ये जितने भी नए राज्य बने थे वो सब कैसे थे भाई? इनकी राजनीति कैसी थी भाई? गैर सांप्रदायिक थी, धर्मनिरपेक्ष जैसी थी।
गैर राजनीति पूछा जा सकता है। उत्तरोत्तर मुगल काल में स्थापित नवीन राज्यों की राजनीति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। पहला स्टेटमेंट आपको दे दिया जा सकता है, इनकी राजनीति लगातार गैर सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष बनी रही। दूसरा स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि इन राज्यों के शासकों की आर्थिक और राजनीतिक प्रेरक शक्तियां समान थीं। मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे। अगर मान लीजिए कथन और कारण के रूप में ऐसे प्रश्न पूछे जाए आपसे, यही कि नवीन राज्य या उत्तरोत्तर मुगल काल में स्थापित नवीन राज्यों की राजनीति लगातार गैर सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष बनी रही। कारण में दे दिया जाए कि इन राज्यों के शासकों की आर्थिक और राजनीतिक प्रेरक शक्तियां एक समान थीं। तो क्या हो जाएगा भाई? कथन कारण दोनों के दोनों सही हैं। कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। बात समझ में आई सबको? जी सर। सार्वजनिक स्थानों की नियुक्तियों, सेना में भर्ती, नागरिक सेवाओं में ये शासक धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं बरतते थे, इसलिए इनको बोला जाता है कि धर्मनिरपेक्ष थे, गैर सांप्रदायिक थे। और जब लोग किसी सत्ता अथवा शासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे तो इस बात पर विचार नहीं करते थे कि उनके शासन का धर्म क्या है। इसलिए इस बात का कोई आधार नहीं मिलता कि मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के बाद भारत के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी हुई। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में यही वाला, ठीक है, कि मुगल साम्राज्य के पतन विघटन के बाद भारत में विभिन्न भागों में कानून व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी हुई। स्पष्ट करें। स्पष्ट बात समझे? इस वाले प्रश्न में पक्ष बताना, इस कथन के पक्ष में चलना है, फिर विपक्ष में भी चलना। पक्ष का मतलब क्या है भाई? देखिए, जब उनका विघटन हुआ तो सबके सर उठने शुरू हो गए ना, कि सबको राज्य स्थापित करना था, सब चाहते थे हमारा शासन बने, हमारी सत्ता चले, हमको भी कमाने का मौका मिले। तो सब लोग आपस में भी लड़ रहे थे एक दूसरे से, एक दूसरे के सत्ता का वो हस्तांतरण भी करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं सीमाओं का अतिक्रमण करने की भी कोशिश कर रहे थे, संसाधन जुटाने की भी कोशिश में लगे थे। लेकिन दूसरी तरफ, ये तो पक्ष हो गया, विपक्ष में जब जाएंगे तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय, सॉरी, पक्ष में ये भी है उनके विकास का रास्ता, उनके शासन करने का तरीका, ठीक है, ये जो उनको सफलता की जो मात्रा थी, सब अलग अलग थी। जब विपक्ष में चलेंगे तो ये तो भैया गैर सांप्रदायिक थे सबके सब, इनको कोई धार्मिक मतलब नहीं था, धार्मिक भेदभाव नहीं करते थे, सेना की भर्ती करवानी हो या नौकरी पर रखना हो, किसी को दरबार में संरक्षण देना हो, उनको भेदभाव से कोई लेना देना, धर्म मामला से कोई लेना देना नहीं था। इसका मतलब इस समय का समाज जो था वो एक सहिष्णु प्रवृत्ति वाला समाज बन चुका था। बात समझे? और ये मत ध्यान रखिए। तो वास्तविकता तो यह है कि 18वीं शताब्दी में प्रशासन अर्थव्यवस्था में जो भी अव्यवस्था विद्यमान थी वो भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए गए विजय अभियानों का परिणाम थी। आपके समीक्षा और निष्कर्ष में जो लाइन आएगी वो ये आप डाल सकते हैं, ऐसे हूबहू आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक किताब की लाइन है, इसमें कट पेस्ट भी नहीं होने वाला है, एनसीईआरटी की लाइन है, सबसे बड़ी बात ये भी है। हाँ, ये बात सही है, 17वीं सदी में जो आर्थिक संकट शुरू हुआ, इनमें से कोई भी राज्य उनको रोकने में सफल नहीं हो पाया। आर्थिक संकट भी आया था उस समय। इनमें से सभी राज्य मूल रूप से कर उगाहने वाले राज्य बने रहे। जमींदार जागीरदारों की संख्या, राजनीतिक ताकत में लगातार वृद्धि होती गई। कृषि से होने वाली आमदनी के लिए लगातार आपस में झगड़ते भी रहे, और इसके साथ साथ किसानों की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। जहां इन राज्यों ने आंतरिक व्यापार को ठप नहीं होने दिया, बल्कि विदेशों से व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश भी की, लेकिन इन्होंने क्या किया? राज्यों ने आंतरिक व्यापार को ठप नहीं होने देने के साथ साथ विदेशों के व्यापार को भी बढ़ावा देने की कोशिश की थी, लेकिन अपने राज्यों के आधारभूत औद्योगिक वाणिज्यिक ढांचे को आधुनिक रूप देने के लिए इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ ठीक है, आंतरिक व्यापार उनका चलता रहे, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने का काम किया उन्होंने, कोशिश की कि भाई विदेशी व्यापार हमारा बढ़ता रहे, लेकिन जो आधारभूत औद्योगिक वाणिज्यिक ढांचा है उनको आधुनिक रूप देने का काम इन्होंने नहीं किया। आधुनिक रूप का मतलब है तकनीकी कुशलता को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं किया इन्होंने। मतलब तकुआ से अगर कपड़ा बनाया जा रहा है तो तकुए का ही इस्तेमाल हो रहा है। तकुआ समझते होंगे आपस, इससे ये बात साफ हो जाती है कि ये वो आपस में क्यों नहीं संगठित हो सके, विदेशी आक्रमणों को विफल करने में उनको क्यों नहीं सफलता हासिल हो सकी। अब एक हैदराबाद और कर्नाटक की, अभी हमने थोड़ी सी बात की भी थी, है ना, हैदराबाद और कर्नाटक की।
कर्नाटक की स्थापना हमने बताई, तो किसने की है कर्नाटक की स्थापना? तो कर्नाटक की स्थापना की है सादतुल्ला खान ने। ठीक है, ओके। यहां पे निजामुल मुल्क हसन जान ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। औरंगजेब के बाद के समय के नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन था? यही निजामुल मुल्क, आसफ जा, चिनकिलिच खां, कई सारे नाम इसके। उसको दक्कन के वाइसराय का खिताब प्राप्त हुआ। दक्कन के वाइसराय का खिताब किसको मिला है? तो मिला हुआ भैया चिनकिलिच खां को। 1720 से 22 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1722 से 24 तक साम्राज्य का वजीर रहा, मगर वो जल्द ही वजीर के काम से तंग आ गया, क्योंकि बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशों को नाकाम कर दिया था। हमने बताया था शुरुआत, जब चैप्टर की हमने शुरुआत की थी, तो हमने आपको क्या बताया था कि ये दरबारी षड्यंत्र और मोहम्मद शाह या फिर सॉरी शासक, जो शासक थे, बादशाह थे, उनकी जो ये शंका वाली प्रवृत्ति थी, उससे तंग आकर ये व्यक्ति अपना दक्षिण की ओर भाग गया। उसने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश की और उसके लिए वो दक्कन का रास्ता चुन लिया। चैप्टर की शुरुआत में ही हम पढ़ रखे हैं। ठीक है, इसलिए उसने दक्कन वापस जाने का फैसला किया, जहां वह सही सलामत अपना आधिपत्य बनाए रख सकता था। यहां उसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी, जिस पर उसने कठोरता पूर्वक शासन स्थापित किया। उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की है, याद रखना। केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, चिनकिलिच खां के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। पहला स्टेटमेंट आ सकता है, इसे दक्कन का वायसराय का खिताब प्राप्त था। दूसरा, 20 से 22 के बीच में दक्कन में उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया, वजीर रहते हुए प्रशासन, सॉरी, इसके बाद जो स्टेटमेंट आए कि हाँ, उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कभी नहीं की। और चौथा भी स्टेटमेंट आ सकता है, व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम करता रहा। तो मतलब है कि चारों के चारों स्टेटमेंट सही होंगे। बात समझे? स्टेटमेंट्स के रूप में आपको ध्यान रखने हैं। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पे। ओके। दिल्ली केंद्रीय सरकार से बिना पूछे लड़ाइयां लड़ी, सुलह किए, खिताब बांटे, जागीरें ओहदे दिए, सब कुछ काम किया इसने बिना किसी से पूछे। उसने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई है चिनकिलिच खां ने। एक हिंदू पूरन चंद उसका दीवान था। पूरन चंद किसके समय में एक हिंदू दीवान के रूप में नियुक्त हुआ था? तो उसका नाम है चिनकिलिच खां। चिनकिलिच खां के ही समय का बात है ना पूरन चंद का नाम मामला। उसने दक्कन में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित कर अपनी सत्ता को मजबूत बनाया। यह भले ही मुगल सत्ता से अलग हुआ, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, लेकिन मुगल प्रशासन की ही नीति पर चलते हुए इसने क्या किया? दक्कन क्षेत्र में जागीरदारी प्रथा को शुरू भी किया, और शुरू ही नहीं किया, उसने अपने प्रशासन को एक मजबूत और सुदृढ़ स्थिति भी प्रदान की थी। चिनकिलिच खां है वो। ठीक है। उसने बड़े उपद्रवी जमींदारों को अपनी सत्ता मानने के लिए मजबूर किया, शक्तिशाली मराठों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। उसने राजस्व व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए भी कोशिश की, मगर 48 में उसके मरने के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थी। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था। इस तरह वह हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था, मगर व्यवहार में जिस प्रकार निजाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया, उसी प्रकार कर्नाटक का नायब सूबेदार, जिसे कर्नाटक का नवाब भी कहा जाता है, वो भी स्वतंत्र हो गया। आप लोग जब पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को 1748 में उसके मरने के बाद यही हुआ। अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों मिलते हैं। आपने एक युद्ध का नाम सुना होगा, उस युद्ध का नाम क्या था भाई? किसी को पता है क्या नाम? उसमें देखो ऐसे चलिए, ठीक है ना। मगर व्यवहार जिस प्रकार निजाम दिल्ली की सरकार स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार कर्नाटक का नायब सूबेदार, जिसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था, अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने ओहदे को वंशगत बना चुका था। अतः कर्नाटक के नवाब सादतुल्ला खां ने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। सादतुल्ला खां ने क्या किया? भतीजा इनके हैं दोस्त अली, उनको अपना निजाम बना दिया। और आगे चलकर 40 के बाद कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बार बार संघर्ष के बिगड़ी, और इससे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का मौका भी मिल गया।
ठीक है, अब यहाँ तक, इसके बाद यहाँ कल यहाँ से करेंगे, ठीक है ना।